हेलो एवरीवन। होपफुली आज हम लोगों का लास्ट क्लास है रिलेटेड विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट कंप्लीट किया था और हम लोगों ने करंट एसेट में चौथा नंबर आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको लिख के दिया था, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ड्राफ्ट बोले तो डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, डीडी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, और अदर्स लिखा हुआ था। अदर्स को हम एक्सप्लेन करना भूल गए थे बच्चों। देखो, कैश का मतलब तो समझ में आ रहा है, नगद रुपया। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जो उसके बराबर का हो। तो अगर कोई भी चीज जो हाईली लिक्विड है, कोई भी ऐसा आइटम जो हाईली लिक्विड है, जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होना ही होना है, वैसे को बोला जाता है अदर, जो कि वहां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप 3 महीने का एफडी करवाते हो तो वो कंफर्म है, वो हाईली लिक्विड आइटम है। अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर एफडी करवाते हो और 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो अदर्स में आएगा। इसके अलावा ये 3 मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये 3 मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। इसका भी लाइफ बेसिकली 3 महीने का होता है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। बीएसटी या इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने या तो क्लास 11th में या तो क्लास 12th में इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। होता क्या, और अच्छे से बता देते हैं। ट्रेजरी बिल, इट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट कंपनी। इसको गवर्नमेंट कंपनी इश्यू करती है, ठीक है। बेसिकली रियल लाइफ में मैक्सिमम केसेस में इसका लाइफ 3 महीना ही होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट इज इश्यूड बाय बैंक, ठीक है। और कमर्शियल पेपर, इट इज इश्यूड बाय सेलेक्टेड कॉर्पोरेट्स। सेलेक्टेड कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया, टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया। और ये टॉप 10 कंपनीज कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। जिस दिन जिस कंपनी को कमर्शियल पेपर इश्यू करना है, उस दिन उसको खुद को चेक करना होगा कि क्या वो टॉप 10 में आ रही कि नहीं आ रही है। कैसे चेक करेगी? जितना भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा इसका, जो भी कंपनी अपने आप को, जो भी कंपनी कमर्शियल पेपर इश्यू करना चाह रही है, जिस दिन इश्यू करना चाह रही है, उस दिन उसका जितना भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, इसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होता है, जो टॉप 10 में फॉल करती है, वो उन्हीं को अलाउ किया जाता है कमर्शियल पेपर इश्यू करने का। तो कमर्शियल पेपर कोई एरू गेरू नथु गेरू कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है, टॉप 10 कॉर्पोरेट्स को अलाउ किया गया है। और वो कैसे डिसाइड होता है? बाय देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। जितना भी उनका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, उसके मार्केट वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिसाइड हो जाता है कि वो टॉप 10 कंपनी है या नहीं। और अगर वो टॉप 10 कंपनी में आती है तो देन दैट कंपनी इज अलाउड टू इश्यू कमर्शियल पेपर। और ये ये तीनों का तीनों मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है। ये तीनों का तीनों डिस्काउंट पे इश्यू होता है और पार पे रिडीम होता है। जैसा अगर हम आपको बताएं कमर्शियल पेपर का, तो कमर्शियल पेपर का मिनिमम फेस वैल्यू होता है 25 लाख रुपया। ऐसा भी नहीं होता कि ये 100-200 रुपए में मिलता है। इसका वैल्यू भी बहुत हाई फाई रहता है। इसमें जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो एकदम अच्छे खासे वेल्दी पर्सन लोग होते हैं। तो कमर्शियल पेपर शुरू ही होता है 25 लाख रुपए से। अब जैसे 25 लाख रुपए का कमर्शियल पेपर कोई भी कंपनी अगर इश्यू करती है, तो वो बोलेगी कि हम 25 लाख रुपए का कमर्शियल पेपर इश्यू कर रहे हैं, अभी हमको 24,50,000 रुपए दो, ठीक है। 25 लाख का कमर्शियल पेपर कैसे इश्यू होता है? डिस्काउंट पे। तो 25 लाख रुपए फेस वैल्यू का कमर्शियल पेपर है, 24.5 लाख में इश्यू किया जाएगा और 3 महीने के बाद कितना दिया जाएगा? 25 लाख रुपए। तो इश्यू डिस्काउंट पे होता है, रिडीम पार पे होता है। तो बेसिकली इन तीनों का लाइफ मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 मंथ होता है। हम बार बार मोस्ट ऑफ द केसेस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी रेयर केस में ये सब 6-6 महीने का भी होता है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 3 महीने का होता है। अगर ये 3 महीने का होता है तो फिर इसको कहां दिखाएंगे? अगर इनका लाइफ 3 महीने का है तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर इनका लाइफ 6 महीने का है, अबव सिक्योरिटीज इश्यूड फॉर 6 मंथ, अगर ये 6 मंथ के लिए है तो फिर इसको हम लोग करंट एसेट्स में कहां दिखाते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाते हैं। सॉरी, इसको दिखाया जाता है करंट एसेट्स में
इसको बेसिकली एग्जैक्टली कहां दिखाया जाता है वो हम आपको पॉइंट आउट करवा दे रहे हैं। जस्ट हम वो पेज स्क्रॉल कर रहे हैं जहां पर इसको दिखाया जाएगा। इसको अदर करेंट एसेट में दिखाया जाता है, अदर करेंट एसेट्स में। ठीक है, तो देखो बच्चों, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड मान लो टॉप 10 कॉर्पोरेट्स में आती है। ठीक है, ये टॉप 10 कॉर्पोरेट्स में आती है। ये क्या की है, कमर्शियल पेपर इशू की है, इशूड कमर्शियल पेपर। तो वाई लिमिटेड क्या करेगा, कमर्शियल पेपर खरीदेगा। तो वाई लिमिटेड इस कमर्शियल पेपर को कहां दिखाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कहां दिखाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, और ये लोग कहां दिखाएगा, एक्स लिमिटेड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। ये लोग कहां दिखाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाएगा। तो जो कंपनी इशू कर रही है वो तो बोरो कर रही है ना पैसा, तो वो कहां दिखाएगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। पर जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है वो कहां दिखाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अदर कैटेगरी में, अगर आप मान लीजिए उस कंपनी ने एफडी करा रखा है 3 महीने के लिए, ठीक है, अगर उसने किसी बैंक से एफडी करवा रखा है 3 महीने के लिए तो वो दिखाएगा। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, ट्रेजरी बिल पे पैसा, अगर मान लो वो नॉर्मल कंपनी है और उसने गवर्नमेंट कंपनी का ट्रेजरी बिल खरीदा है तो वो उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाएगा। मान लो एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, तो वाई लिमिटेड अगर ट्रेजरी बिल एक्वायर किया है तो वाई लिमिटेड उसको कहां दिखाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अगर एक्स लिमिटेड टॉप 10 कॉर्पोरेट में आती है और अगर वो कमर्शियल पेपर इशू की है तो उस केस में वाई लिमिटेड उसको कहां दिखाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और अगर मान लो एक्स लिमिटेड एक बैंक है, ठीक है, एक्स लिमिटेड एक बैंक है और अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया है तो वाई लिमिटेड उसको कहां दिखाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। पर कंडीशन क्या है, इसका लाइफ कितना होना चाहिए, 3 महीना। इसका लाइफ क्या होना चाहिए, 3 महीना। अगर 6 महीने के लिए इशू किया गया है तो फिर वाई लिमिटेड कहां दिखाएगा, अदर करंट एसेट में। ठीक है, मतलब अप टू 3 मंथ्स है तो कहां दिखाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और मोर देन 3 मंथ्स बट अप टू 12 मंथ है तो ये लोग कहां दिखाएगा, अदर करंट एसेट में दिखाएगा। क्योंकि जनरली मानकर चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा, 12 महीना ही होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि लास्ट क्लास में छूट गया था बच्चों। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आधा ही हम लोगों को पढ़ना है। आइए इसका भी डिस्कशन करके इसको खत्म करते हैं। तो बैलेंस शीट हो गया, अब पीएल के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 in 1 है कि नहीं, इट इज 3 in 1। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन 3 के बदले कंपनी क्या बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आइए, पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नाम से पता चल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या दिखाया जाएगा, उस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, उस कंपनी का जो मेन ऑपरेशन है उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो यहां दिखाया जाएगा।
तो जितना भी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये सारे का सारा कहां दिखाया जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ये अदर ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों? अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज का मतलब, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक फ्लैट बनाते हैं, हम एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें 10 फ्लैट है। हम एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें 10 फ्लैट है। मेरा मेन धंधा यही है कि वो 10 के 10 फ्लैट को भाड़े पे लगाते हैं, उससे रेंटल इनकम कमाते हैं। तो हम कहां दिखाएंगे? अगर हम कंपनी तो हम कहां दिखाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास आई एम हैविंग अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है मेरे पास, और इसमें कुल मिलाकर मेरे पास ये 10 फ्लैट्स है। और मेरा मेन धंधा यही है कि इन फ्लैट्स को हम भाड़े पे लगाते हैं। हम खुद यहां रहते हैं और ये फ्लैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबको भाड़े पे लगाए हुए। मेरा मेन धंधा यही है। तो यहां से जो मेरा रेंटल इनकम आएगा उसको कहां दिखाएंगे? अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में दिखाएंगे। नाउ सपोज करिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 3 फ्लोर का है, ठीक है। यहां ये टॉप में हम रहते हैं, ठीक है। और सपोज ये लेट आउट किया हुआ है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, लेट आउट किया हुआ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। और नीचे में भी एक शॉप लेट आउट किया हुआ कमर्शियल पर्पस के लिए। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, देखिए नोट्स में लिख के दिए, आइए नोट्स एक बार रेफर करते हैं। नोट्स में लिख के दिए, द टर्म अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज नॉट डिफाइंड, दिस वुड इंक्लूड रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कंपनी का मेन धंधा है। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या दिखाया जा रहा है? सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, ग्रांट्स और डोनेशन। अगर कोई एनपीओ कंपनी है तो ग्रांट्स एंड डोनेशन को कहां दिखाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएगी। और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अब ये जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसके बारे में कह रहा है कि डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है? जो कंपनी का मेन बिजनेस एक्टिविटी होगा उसी को अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मानेंगे। लेकिन ये अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर देन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड होना चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ है, द टर्म अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज नॉट डिफाइंड, दिस वुड इंक्लूड रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज ईदर इट्स प्रिंसिपल और एंसिलरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, बट विच इज नॉट रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का कोई मेन धंधा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जो एग्जांपल लिए, तो देखो यहां एग्जांपल लिख के दिया हुआ है, अ ग्रुप इंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कहता है कंपनी है, यहां पर ग्रुप का मतलब कंपनी है, एक कंपनी है जो इंगेज है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑल्सो हैज वन रियल एस्टेट आर्म। इसके पास एक रियल एस्टेट आर्म का मतलब इसके पास एक बिल्डिंग है। इफ द रियल एस्टेट आर्म इज कंटिन्यूअसली इंगेज इन लीजिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, अगर वो जो इसके पास बिल्डिंग है अगर वो इसको भाड़े पे लगाता है रेगुलर बेसिस पे, तो द रेंट अराइजिंग फ्रॉम लीजिंग ऑफ रियल एस्टेट इज लाइकली टू बी अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो उसका मेन धंधा यही है कि उस प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगा रहा है, तो उससे जो रेगुलर उसका रेंट आ रहा है वो उसके लिए अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। ऑन द अदर हैंड, कंसीडर अ कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी विच ओन्स अ 10 स्टोरेड बिल्डिंग। या फिर दूसरे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि मान लीजिए कंज्यूमर प्रोडक्ट वाली कंपनी है जिसके पास 10 तल्ला बिल्डिंग है। द कंपनी करेंटली डज नॉट नीड 1 फ्लोर फॉर इट्स ओन यूज। 10 तल्ला में 9 तल्ला तो वो यूज कर रही है, लेकिन 1 तल्ला उसके यूज का नहीं है, तो वो टेम्परली इसको भाड़े पे लगा देती है एंड हैज गिवन द सेम टेम्परली ऑन रेंट। इन दैट केस, उस केस में जो रेंटल इनकम आएगा उसको अदर इनकम में दिखाएंगे, जो कि हम लोग का सेकंड पार्ट है, ठीक है, अदर इनकम में दिखाएंगे। तो मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर ट्रेडिंग कंपनी है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे लेट आउट करते हैं तो जो भी रेंटल इनकम आएगा उसको अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में दिखाएंगे। लेकिन मान लीजिए इस बिल्डिंग में टोटल 10 तल्ला है, ठीक है, टोटल 10 तल्ला है। अब नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है ये मेरे यूज का नहीं है और हम टेम्पररी बेसिस पे इसको भाड़े पे लगा देते हैं, तो इससे जो रेंटल इनकम आएगा उसको हम लोग अदर इनकम में दिखाएंगे, मतलब सेकंड पार्ट में दिखाएंगे।
अच्छा, और क्या लिखा हुआ देखो, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ये भी अंडरलाइन करोगे। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान स्क्रैप क्रिएट होगा, और जो कबाड़ क्रिएट होगा अगर उसको हम कबाड़ के भाव बेचते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा, तो वो भी किस में आएगा, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्लासिफाई होगा। बिकॉज द सेम अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ कंपनीज मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो कंपनी की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्रिएट हुआ है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू का देखो एग्जांपल दिया हुआ है, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप और नेट फॉरेन एक्सचेंज गेन। अच्छा, ये किसके लिए पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनी, मतलब वो कंपनी जो फाइनेंस का काम नहीं करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंस का भी काम करती है, अदर देन फाइनेंस का भी काम करती है। बजाज का वकील आता है तो वो उसका एक अलग डिवीजन है, लेकिन एक बजाज फाइनेंस है वो उसका फाइनेंस वाला डिवीजन है। तो देखा जाए बजाज का दो अलग अलग कंपनी है, मतलब दो अलग अलग डिवीजन है, एक फाइनेंस का भी काम देखती है और एक अदर देन फाइनेंस का भी काम देखती है। तो जो कंपनी अदर देन फाइनेंस का काम कर रही है उसके लिए ये बात किया गया कि वो अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या दिखाएगी, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब है वो एक्टिविटी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन वही है, उसी से रिलेटेड वो एक्टिविटी है, और वो सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज में फॉल नहीं करना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल लिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, हम 10 तल्ला है, हम 10 तल्ला रेगुलर बेसिस पे भाड़े पे लगाते हैं, ये मेरा रेगुलर धंधा है, तो जो भी रेंटल इनकम आएगा उसको अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम टेम्पररी बेसिस में अगर एक फ्लोर भाड़े पे लगा देते हैं कुछ एक दिन के लिए और फिर हम उसको अपने पर्पस में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो रेंटल इनकम आएगा उसको अदर इनकम मानेंगे। अच्छा, जो फाइनेंस कंपनी होगी उसके लिए रेवेन्यू क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। ठीक है, सिंपल सा बात है, जो फाइनेंस कंपनी होगी वो लोगों को लोन देती होगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हम आप लोगों को लोन दे रहे हैं तो हम लोगों से क्या करते होंगे, डिपॉजिट्स भी लेते होंगे। तो अगर मान लीजिए सिंपल सा बात है, हम लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं तो उसे उसको 5% या 6% का इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन जब हम आप लोगों को लोन देते हैं तो उस केस में हम आप लोग से 15% और 20% का इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है या फिर जो मेरे को जो भी पैसा मेरे पास आया, अगर हम उसको शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो मेरे को डिविडेंड इनकम क्रिएट होगा वो सारे का सारा किसमें आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे का सारा किसमें फॉल करेगा, ये सारे का सारा फॉल करेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अच्छा, नोट क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू अंडर ईच ऑफ द अबव हेड शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल। GST are generally collected from the customer on behalf of government in majority of the case. In such case, revenue should be presented net of tax. कह रहा है जब कभी भी हम माल बेचते तो जीएसटी भी रिकवर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का माल बेचे और 10,000 रुपए जीएसटी रिकवर किए, तो टोटल आया 1,10,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना दिखाएंगे, 1 लाख। देखा जाए मेरे पास 1,10,000 आया, पर 10,000 तो सरकार का है, जीएसटी के नाम का है, तो उसको अलग दिखाएंगे, और 1 लाख जो माल बेचकर आया उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे। नेक्स्ट, अदर इनकम में और क्या क्या चीज आएगा जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अदर देन फाइनेंस कंपनी को जो इंटरेस्ट इनकम होगा, डिविडेंड इनकम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कस्टमर को उधार दिए और उधार का पैसा चुकाने में वो लेट कर रहा और हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे तो वो आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आएगा। ठीक है, इनफैक्ट जो लॉस आएगा उसको भी हम लोग उसी में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों को पावर दिया गया है कि जैसे मान लीजिए हम पीएल बना रहे हैं, ठीक है, यहां नोट नंबर है, यहां ये है, पॉइंट नंबर 1 लिखे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पॉइंट नंबर 2 लिखे अदर इनकम। अब ये जो अदर इनकम है इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। मान लीजिए नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं अदर इनकम का, अदर इनकम। तो मान लीजिए हम मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2। इन्वेस्टमेंट 1 को बेचने से प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपया और इन्वेस्टमेंट 2 को बेचने से लॉस हुआ 2 लाख रुपए का। तो हम यहां नेट करके दिखा देंगे, प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1 10 लाख, लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2 2 लाख, ऐसे करके। तो अदर इनकम में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, सबको एक साथ करके जो भी नेट अमाउंट आएगा
वो हम लोग आउटर कॉलम में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे और वही हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पोस्ट कर देंगे। एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, जैसे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट रिड्यूस होता है। अब अगर मान लीजिए हम लोग पार्टनरशिप में देखते थे एक्सेस प्रोविजन को रिटर्न बैक किया जाता था, क्वेश्चन में बोलता था कि ये प्रोविजन जरूरत से ज्यादा किया हुआ है, तो जब रिवर्स करते थे तो एंट्री क्या पास होता था, प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन यानी प्रोविजन टू पीएल। तो जो अगर हम प्रोविजन रिटर्न बैक करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो भी अदर इनकम में आएगा। बैड डेट रिकवर्ड और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप यहां दिखा दोगे। उसके बाद नोट्स में पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करोगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट की और वहां से अगर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करोगे। तो पॉइंट नंबर ए बी सी डी आप सब पढ़ लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। सब सिंपल सिंपल बात लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर डी में लिखा हुआ है कि अदर इनकम में अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसको माइनस करके आप एज इट इज शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें 10 तल्ला है। एक तल्ला हम मान लीजिए 4 महीने के लिए लेट आउट कर दिए, 4 महीने के लिए लेट आउट कर दिए, 4 महीने बाद खाली करवा दिए। जब हम इससे रेंट मांगने के लिए गए 4 महीने का, तो मान लीजिए 4 महीने का मेरे को 40,000 रुपए रेंट दिया। अब हम जहां से इसके पास गए, आने जाने का मेरा कन्वेंस का खर्चा लगा, या फिर मान लो इससे रिलेटेड यहां पर ये जो ग्राउंड फ्लोर था, ये जो उसको भाड़े पे दिए हुए थे, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मेरा कुछ रिपेयर का खर्चा हुआ। तो जो भी मेरा खर्चा हुआ इस इनकम को कमाने के लिए आप नेट करके इसको माइनस कर दोगे और जो नेट इनकम आएगा वो अदर इनकम में दिखाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ये जो बिल्डिंग है इसमें टेम्पररी 4 महीने के लिए लेट आउट किया, तो 4 महीने के लिए आपको रेंटल इनकम आया, पर इस 4 महीने का रेंटल इनकम आने के पीछे कुछ खर्चा भी हुआ होगा। आपका बिजली बिल लगा, आपका क्या बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा लगा, मान लीजिए आपका कुछ जैसे मान लीजिए आपने एक आया रख रखा था कि सुबह शाम जाकर वहां झाड़ू उड़ू कर देती थी, तो कुछ भी आपका जो भी खर्चा हुआ है उस इनकम को कमाने के लिए, तो आप उस इनकम में से उस खर्चे को माइनस करिए और जो नेट इनकम आता है वो डिस्क्लोज करिए। सिंपली वहां पर ये लिखा हुआ है। और कह रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, तो जो फायदे नुकसान होगा वो अदर इनकम में दिखेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा बच्चों, पीएल के फॉर्मेट में आओगे, कम टू द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल एट पेज नंबर 4। जल्दी से पेज नंबर 4 में आओ, जल्दी से पेज नंबर 4 में आओ। पेज नंबर 4 में देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। जनरली ये तो सबके लिए है, और नोट्स टू अकाउंट्स लेवल में सारी कंपनियां बनाएगी। अब एक्सपेंसेस में देखो 7 एक्सपेंसेस का नाम दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। इसमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को छोड़कर बाकी सबका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। अरे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, रेडीमेड गुड्स खरीद के ला रहे बेचने के लिए, तो इसमें क्या डिस्क्लोजर देना, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को छोड़कर बाकी सबका डिस्क्लोजर बनेगा। अच्छा, और ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है इसका डिस्क्लोजर केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देगी। अरे रॉ मटेरियल किसके पास होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास होगा ना, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का डिस्क्लोजर कौन देगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो ये 7 खर्चा देख रहे हो इसमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है, बाकी 6 खर्चा का डिस्क्लोजर दोगे और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का डिस्क्लोजर केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देगी। तो ये बात को लिखना तो लिख सकते हो। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, ऑल एक्सपेंसेस जो 7 एक्सपेंसेस है आर रिक्वायर्ड, या फिर ऐसे लिखो डिस्क्लोजर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं है। और डिस्क्लोजर ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड is required by manufacturing concern only.
जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वही रॉ मटेरियल कंज्यूम का डिस्क्लोजर देगी। नोट्स के पेज नंबर 17 में आओगे। आप ऐसे समझ लो बच्चों, पीएल के क्रेडिट साइड में, जो क्लास 11th में पीएल के क्रेडिट साइड में आप जो भी इनकम लिखते थे वो सारे का सारा अदर इनकम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब खर्चों में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो वहां पर हम लिख के दिए, दिस डिस्क्लोजर इज एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओनली। दिस डिस्क्लोजर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेट बोले तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो फिनिश गुड्स के कंपोजिशन का पार्ट होता है, जो फिनिश गुड्स के कंपोजिशन का पार्ट होता है। अब जैसे मान लो हम एक मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग शायद सबको इसका नाम सुने होंगे। एक मेडिसिन होता है पेंडी, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? स्पेलिंग में मत जाना, इसमें एक रहता है पेंट्राप्राजोल और एक रहता है डोम्प्रीडोन। हमको एग्जैक्ट स्पेलिंग याद नहीं है, ठीक है। तो ये 40 mg रहता है और ये 10 mg रहता है। वही अगर पेन डीएसआर होगा तो ये 40 mg होगा और ये 30 mg होगा, और इससे मिलकर एक कैप्सूल रेडी होता है, ठीक है। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल क्या बनाता है? एक फिनिश गुड्स बनाता है। ये रॉ मटेरियल मिलकर क्या बनाता है? एक फिनिश गुड्स बनाता है। तो रॉ मटेरियल कौन है? रॉ मटेरियल वो है जो फिनिश गुड्स के कंपोजिशन का पार्ट है। रॉ मटेरियल वो है जो फिनिश गुड्स के कंपोजिशन का पार्ट है। The term raw material would include material which physically enter into the composition of finished goods. Materials such as store, fuel, sports part, etc. तो जो मटेरियल होता है लाइक स्टोर्स, या फिर स्टोर्स में क्या क्या आ जाता है? स्टोर्स में क्या क्या आ जाता है? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, ये सब, ठीक है। फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, etc. स्पेयर पार्ट्स में क्या आ जाता है? रेंच, पेचकस, है ना, प्लास, which do not enter physically into the composition of finished product would therefore be excluded from the purview of raw material. तो इसको रॉ मटेरियल नहीं मानते, और इस पे किए गए खर्चे को कहां दिखाते हैं? अदर एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो उसको रीड कर लेना। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जिसको खरीद के लाए बेचने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई सेमी फिनिश गुड्स लेकर आते हैं, जैसे मान लो बच्चों एक होटल वाला है, वो गेहूं खरीद के लाता है। अब वो गेहूं को पिसाएगा, आटा बनेगा, फिर आटा को गूंथेगा, फिर वो रोटी खिलाएगा। तो एक ये तरीका हो गया। तो गेहूं जो खरीदा वो क्या है? रॉ मटेरियल। और वो जो रोटी सप्लाई कर रहा है वो क्या है? फिनिश गुड्स। लेकिन मान लो अगर वो बाजार से गेहूं ना खरीद के सीधा आटा अगर खरीद के रोटी बनाकर बेचे, तो आटा क्या होता है? सेमी फिनिश गुड्स। तो अगर कोई सेमी फिनिश गुड्स खरीदता है और फिर अगर उसको फिनिश गुड्स बनाकर बेचता है, तो वो सेमी फिनिश गुड्स भी क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई सेमी फिनिश गुड्स खरीद के लाता है और फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाकर अगर उसको बेचता है, तो वो सेमी फिनिश गुड्स को भी किस नजर से देखोगे? रॉ मटेरियल की नजर से देखोगे। और उससे रिलेटेड कंजम्पशन कहां डिस्क्लोज होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम में। देखो यहां एग्जाम्पल लिख के दिया हुआ है। इफ अ कंपनी परचेज पेपर फॉर रीसेल, इट इज शोन एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर हम पेपर खरीद के लाए बेचने के लिए, तो उसको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में दिखाएंगे। बट इफ पेपर इज परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉपीज, इट विल बी शोन अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। अब ये क्या चक्कर है?
इन्वेंटरीज में चार चीज आता है जनरली, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स जिसको वर्क इन प्रोग्रेस भी बोला जाता है, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक इसका सेमी फिनिश गुड्स का माइनस क्लोजिंग स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसको क्या बोला जा रहा है? चेंज इन इन्वेंट्री। देखो वही लिखा हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और सेमी फिनिश गुड्स, इसको कवर अप किया गया है। तो इसके ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को वहां डिस्क्लोज करना है। ठीक है, कहां डिस्क्लोज करना है? चेंज इन इन्वेंट्री वाले पोर्शन में। तो जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो डिस्क्लोज करोगे इस चीज को, चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है तो पॉजिटिव फिगर आएगा, और अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है तो नेगेटिव फिगर आएगा। जो भी फिगर आएगा सब अलाउड है डिस्क्लोज करना। मेरा क्वेश्चन ये है कि रॉ मटेरियल का चेंज इन इन्वेंट्री डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंट्री में डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में इंक्लूडेड है। इट्स चेंज इन इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहां हो गया ना। तो जो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या है? इंक्लूडेड है। इसीलिए इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री में नहीं करते हैं, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही हो जाता है। लेकिन बाकी तीन का जो चेंज इन इन्वेंट्री होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये सारे का सारा हम लोगों को नोट्स टू अकाउंट्स में करके दिखाना है। अगेन मन में ये सवाल नहीं लाना कि सर कैसे करेंगे, करके दिखाइए ना, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं है। आपको बस ये जानना है कि ये सब चीज करके दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? जब आप बीकॉम का पढ़ाई करेंगे या फ्यूचर में प्रोफेशनल पढ़ाई करेंगे तो वहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें क्या आएगा? सैलरी, वेजेस, ठीक है, जो भी इंप्लॉइज लोग को आप पेमेंट करते हो। ठीक है, एक होता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या होता है? बहुत सारा सीजनल बिजनेस होता है बच्चों, जैसे मान लो कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब। ठीक है, हालांकि कोको कोला और थम्स अप एक ही है, अलग अलग नाम से बिकता है। अगर आपको पता नहीं तो आप फिर से सुन लो, कोको कोला और थम्स अप एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। दो अलग अलग प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी का है, पेप्सी अलग है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ब्रूक बॉन्ड और टाटा चाय अलग अलग है तो आप बेवकूफ हो, दोनों एक ही कंपनी का दो अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मार्केट में बिजनेस करने का यही ट्रिक होता है, एक ही तरह के प्रोडक्ट को दो तरह के नाम से बेचा जाता है। तो टाटा चाय और ब्रूक बॉन्ड दोनों टाटा कंपनी का ही है। उस तरह से कोको कोला और थम्स अप कोई दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, दो अलग अलग नाम से बिकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अब कोल्ड ड्रिंक का सेल सबसे ज्यादा कब होगा? कोल्ड ड्रिंक का सेल सबसे ज्यादा होता है समर में और स्प्रिंग सीजन में भी बोल सकते हो। ठीक है, और समटाइम्स रेनी सीजन में भी थोड़ा बहुत चलता ही है। ठीक है, मतलब विंटर सीजन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट विंटर सीजन, बाकी सब समय में कोल्ड ड्रिंक बिकता है। समर और स्प्रिंग में ज्यादा, सबसे ज्यादा समर में बिकता है, स्प्रिंग में एवरेज सेल रहता है और रेनी सीजन में भी एवरेज सेल रहता है। हाँ, विंटर सीजन में इसका सेल एकदम जीरो लेवल का, मतलब ना के बराबर इसका सेल रहता है। अब ये सब कंपनी क्या करती है? अपने इंप्लॉइज को लालच देती है कि आप मेरे साथ एसोसिएट होकर 20 साल 30 साल तक के मेरे साथ एसोसिएट होकर काम करिए। अगर आप मेरे साथ 20 साल एसोसिएट होकर काम करेंगे तो 20 साल के बाद हम आपके बेटे का शादी करवा देंगे, हम आपकी बेटी का शादी करवा देंगे, हम आपके बेटे का हायर एजुकेशन के लिए पैसा दे देंगे। इस तरीके का कंपनियां लालच देती है। तो देखा जाए ये सब सीजनल बिजनेस है। अब देखा जाए अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय बनते हो तो समर सीजन, स्प्रिंग सीजन में तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। वही रेनी सीजन में आपका सैलरी 2/3 हो जाता है रियल लाइफ में, और विंटर सीजन में सैलरी इन लोगों को हाफ मिलता है। तो इन लोगों का देखा जाए घर खर्चा तो उतना ही है ना, लेकिन एम्प्लॉइज लोगों को देखो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
समर सीजन स्प्रिंग सीजन में इनको सैलरी पूरा मिलता है, रेनी सीजन में इनको सैलरी 2/3 मिलता है, जबकि विंटर सीजन में इनको सैलरी हाफ से भी कम मिलता है। लेकिन ये कंपनी इनको लालच दे रही कि आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाओ, 15 साल तक अगर आप मेरे साथ एसोसिएट रहे, मेरे कंपनी के लिए काम किए, तो हम आपको 15 साल के बाद आपकी बेटी का शादी करवा देंगे। और आज इंडिया में बेटी का शादी के लिए पैसा हर बाप जुटाता है, तो ये फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिल जा रहा है। आपको क्या बोलते हैं, आपके बेटे के हायर एजुकेशन का पैसा दे देंगे, दैट इज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो ये जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होता है, अगर कंपनी ये पैसा इनकर करती है तो कहां दिखाएगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट में क्या दिखाया जाएगा? इंटरेस्ट, जितना भी आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और बॉन्ड, ये सारे का सारा यहीं पर दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर सी और डी इग्नोर कर देना। 40 में इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, इसमें आप कौन कौन सा पॉइंट इग्नोर करोगे? पॉइंट नंबर सी इग्नोर करोगे क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है। पॉइंट नंबर 41 में जो फाइनेंस कॉस्ट है, उसमें आप सी और डी इग्नोर करोगे। ठीक है, बी हम बता देते हैं, अदर बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है। देखो बच्चों, मेरे पास ना मान लीजिए 3000 स्क्वायर फीट का जमीन है, ओन लैंड है, इसको क्या बोलेंगे? फ्री होल्ड लैंड। मेरे पास 3000 स्क्वायर फीट का लैंड है, हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक फैक्ट्री बनवाना है मेरे को, इसके ऊपर फैक्ट्री बनवाना है। बिल्डर से बात की, बिल्डर बोला ये फैक्ट्री बनाने में 1 साल लगेगा, 1 ईयर टू कंप्लीट या टू कंस्ट्रक्ट फैक्ट्री, टू कंस्ट्रक्ट फैक्ट्री। हम क्या करते हैं, आज बैंक को दिखाते कि देखिए हमारा ये जमीन है, हमको इस पे बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने में 1 साल लगेगा, उसके लिए लोन दीजिए, उसके लिए लोन दीजिए। तो पता है, ऐसा कोई एसेट जो आप 1 साल के अंदर अंदर क्रिएट कर देते हो, उसको बोला जाता है क्वालिफाइंग एसेट। ऐसा कोई भी एसेट जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर क्रिएट कर सकते हो, तो उसको कहा जाता है क्वालिफाइंग एसेट। और अगर आप क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लेते हैं और उसके लिए जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो कहलाता है बोरोइंग कॉस्ट, वो कहलाता है बोरोइंग कॉस्ट। थोड़ा हाईफाई लग रहा होगा, हाईफाई लग रहा है तो क्या होगा, सीखो। देखो कभी कभी हम जब आपको बोलते हैं ना कि ये पॉइंट इग्नोर करो, ये पॉइंट इग्नोर करो, मतलब वो तो ऐसा चीज है कि आप एकदम नहीं समझ पाओगे। और किसी किसी चीज का अगर हम हाईफाई मीनिंग बताते हैं तो थोड़ा बहुत तो धंसता होगा, पूरा पार नहीं हो जाता होगा। तो अगर कोई एसेट को क्रिएट करने में 1 साल का वक्त लगता है, तो उस एसेट को बोला जाता है क्वालिफाइंग एसेट। अगर आप क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए लोन लेते हो और उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हो, उसको बोला जाता है बोरोइंग कॉस्ट। तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट में दिखाओगे। फ्लोटेशन कॉस्ट या इंसिलरी कॉस्ट, ये भी हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में बोला जाए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, फ्लोटेशन कॉस्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर, ये मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। ठीक है, शेयर्स या डिवेंचर्स इश्यू एक्सपेंसेस लिख लो। ये सब हेवी लग रहा होगा, लिख लो। एक्चुअली क्या है ना कि आपके सर सीए फाइनल तक का पढ़ाई किए हुए, सीए बने नहीं ये बात अलग है, पर सीए फाइनल तक का पढ़ाई किए हुए और उनको ये सारी चीज बारे में पता है। तो आपको लगता होगा जब आप एक एक कंटेंट पढ़ते होगी बहुत हेवी है, बहुत हेवी है, बट दिस इज द रियलिटी। इसलिए बहुत सारे स्कूल में या बहुत सारे कॉलेजेस में 70% टीचर्स को कंप्लीट डिटेल नॉलेज नहीं होता है, और जो 30% टीचर को नॉलेज भी होता है वो बोलते हैं कि तुम लोग खुद से पढ़ लेना, क्योंकि उनको पता है कि इसको एक्सप्लेन करने में हालत खराब हो जाएगा। एंड सोचो ना, एक बैलेंस शीट पीएल को एक्सप्लेन करने में आज हम लोग का 6ठा क्लास है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो तुम लोग समझ ही रहे, और अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, वो सारे का सारा खर्चा जो ऊपर 6 में नहीं आया वो किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो।
चाहे वो अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस का। आइए आप लोग एक रियल लाइफ का हम स्टोरी बताते हैं। ये बात है 2010 का, ठीक है। अच्छा ये बात हम कैमरे में बोल रहे हैं तो तुम लोग इसको फैला मत देना, ठीक है। हालांकि हम नाम वाम नहीं लेंगे, हम एग्जैक्ट आपको डाटा तो नहीं बताएंगे, बस हम आपके नॉलेज के लिए आपको एक बात बताएंगे, क्योंकि हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो आपके पास एविडेंस होगा ना कि हाँ सर का रिकॉर्डिंग है। तो ये चीज हमको कैमरे के सामने में नहीं बोलना चाहिए, बट हम रियलिटी आप लोग को बोलने बताने जा रहे हैं। बच्चों क्लास 11th में आप लोग देखते थे जनरल एक्सपेंसेस। ये क्या होता है जनरल एक्सपेंसेस? सर वो छिटपिट खर्चा जिसका कंपनी अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करती है उसको जनरल एक्सपेंसेस में डाल देती है। बच्चों ये सब वो बातें ना, जब छोटे बच्चे को फुसलाना रहता है ना तो जो लॉलीपॉप दिया जाता है ना, दैट इज जनरल एक्सपेंसेस। ये तो क्लास 11 में हम ही आपको पढ़ाए होंगे कि जनरल एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चा जिसका हम छिटपुट अकाउंट नहीं मेंटेन किए हैं। तो जो छिटपुट खर्चा रहता है उसको जनरल एक्सपेंसेस बोलकर दिखा देते हैं। तो ये वही बात हो गया कि छोटे बच्चे को बनाना जब तो लॉलीपॉप पकड़ा दिए। पता है रियल लाइफ में जनरल एक्सपेंसेस एक तरीका है कि हम अपने ब्लैक के पैसे को व्हाइट कर देते हैं। हम अपने ब्लैक के पैसे को व्हाइट कर देते हैं। जनरल एक्सपेंसेस एक टूल है जिससे हम गलत कामों को छुपाते हैं, ठीक है। और ये रियल लाइफ में हम खुद देखे थे, जब हम पढ़े थे तो हमको यकीन नहीं हुआ था, और तुम लोग को भी जब हम बताएंगे तुम लोग को यकीन नहीं होगा, पर जब हम खुद इसको फेस किए थे 2010 में तब हमको यकीन हुआ। पता है एक कंपनी थी, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं। मान लो एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड। इसका हम लोग ऑडिट कर रहे थे, क्योंकि जब सीए का पढ़ाई करते हैं ना तो उसमें आर्टिकलशिप पीरियड रहता है। तो हम लोग का आर्टिकलशिप पीरियड चल रहा था। तो एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, ओरिजिनल नाम नहीं बताएंगे। तो उस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, कि वो प्रॉपरली गैप्स के हिसाब से, एएस के हिसाब से, लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग किया है कि नहीं किया है, मतलब एज पर साइंस वो अकाउंटिंग किया है कि नहीं किया है। तो हम लोग क्या देखे, हर महीना जनरल एक्सपेंसेस 20,000 से 25,000 रुपए तक रहता था हर महीना उस कंपनी का। और वो कंपनी इतनी भी बड़ी नहीं थी कि ये एक बात नॉर्मल लगे। जैसे आप लोग सुनते होंगे रिलायंस, इन्फोसिस, अगर ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों का जनरल एक्सपेंसेस 20 से 25,000 है तो इट इज लाइक 8 आना और 1 रुपया। इट इज लाइक 8 आना और 1 रुपया। लेकिन वो ऐसी कंपनी थी जिसका हम लोग ऑडिट कर रहे थे, वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। तो हमको लगा यार हर महीना जनरल एक्सपेंसेस 20,000 से 25,000 हर महीना, मतलब समझ लो साल का 3 लाख रुपया जनरल एक्सपेंसेस। तो हम और एक मेरे साथ भैया थे, हम लोग दोनों उस कंपनी का ऑडिट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम लोग 1 महीना देखे, 2 महीना देखे, तीसरा महीना देखे। तो एक बार मतलब हम लोग उस समय हॉस्टल में रहते थे, साथ में रहते थे। तो शाम को बैठे बैठे हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि भैया इसका जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हर महीना 20-25 हजार रुपए का जनरल एक्सपेंसेस आता है। हिसाब से देखा जाए जब साल खत्म हो जाएगा, जब हम इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रूव करेंगे तो हम ही लोग अप्रूव करेंगे कि इनका 3 लाख रुपए के आसपास का जनरल एक्सपेंसेस है। अगर ये चीज अगर हम लोग डाउट क्रिएट नहीं किए कि भाई ये जनरल एक्सपेंसेस आता किस बात का है, तो फिर हम ही लोग फंसेंगे। क्योंकि अगर हम लोग के जो सर होते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अगर मान लो हम लोग गलत अकाउंटिंग किए तो फिर उनको तो क्लाइंट से सुनना पड़ता और फिर वो हम लोग को खाना खोटा सुनाते। और एक हमेशा याद रखना कि जो सीए का आर्टिकल्स लोग होता है ना, वो सीए लोग से बहुत ज्यादा डरता है। मतलब समझ लो हम लोग भीगा चूहा रहते थे, बिल्ला भी नहीं, भीगा चूहा, और हम लोग के सामने शेर दहाड़ मार रहा है। इतना डर खौफ रहता था। इतना टीचर स्टूडेंट के बीच में डर खौफ नहीं रहता है जितना हम लोग अपने सीए लोग से डरते थे। आजकल उतने नहीं डरते हैं, बट इन 2010 उस समय का वैसा खौफ था। तो हम लोगों को लगा यार कि अगर मान लीजिए हम लोगों के सर को ये बात पता चला
और वो क्लाइंट से डिस्कस किया और कुछ अगर मैनिपुलेशन पता चला तो हम लोग को पक्का झाड़ पड़ेगा। तो भाई ये है क्या? तो जब चौथे महीने हम लोग अकाउंटिंग का हिसाब करने के लिए गए तो वहां पर फिर देखे जनरल एक्सपेंसेस 25,000 रुपए। हम लोग अकाउंटेंट को बोले कि जनरल एक्सपेंसेस आपका हर महीना 25,000 रुपए आता है, ये चक्कर क्या है? वो होशियार चंद क्या करता था, हम क्लास 11th में ये बात पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे कि जैसे हम लोग माल बेचे तो उसका सेल इनवॉइस अलग है, माल खरीदे तो परचेज इनवॉइस अलग है, जो खर्चा किए जिसका बिल मिल गया वो एक्सपेंसेस का बिल अलग है, और जिस चीज का हमको बिल नहीं मिलता था उसका हम लोग इंटरनल वाउचर क्रिएट करते। तो जब हम इनको ऑब्जेक्शन किए कि भाई आपका ये 20-25 हजार का जनरल एक्सपेंसेस क्या है, तो वो क्या किया, वो अपनी कंपनी का इंटरनल वाउचर क्रिएट करके ले आया कि जनरल एक्सपेंसेस 25,000 रुपए, देखिए कंपनी का इंटरनल वाउचर भी लिखा हुआ है। हमने ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस 25,000 रुपए है, आपको इंटरनल वाउचर भी बना के आप ले आए, हम मान लिए। हमको इसका हिसाब चाहिए क्या कि हर महीना आपको 25,000 रुपए जनरल एक्सपेंसेस क्या इनकर करना पड़ता है, ठीक है, हर महीना क्या इनकर करना पड़ता है। हालांकि यहां पे ब्लैक और व्हाइट मनी वाला बात नहीं था, यहां पर कुछ और केस था, ठीक है। तो अकाउंटेंट शर्मा गए। अब देखो हम लोग 3 महीने से उनके यहां पर जा रहे हैं, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हैं, और उनके जो अकाउंटेंट हैं उनसे हम लोगों का दोस्ती हो गया। 3 महीना इज ए लॉन्ग रिलेशन। हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ 3-4 दिन भी बैठ जाते तो उनके साथ दोस्ती हो जाता है, लेकिन वहां तो हम लोग 3-4 महीना बैठ चुके थे तो अच्छा खासा दोस्ती हो चुका था। शाम को चाय वाय पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, समोसा वमोसा खाना, सब कुछ होता था। इनफैक्ट कभी कभी नाइट में हम लोग उनको इनवाइट भी कर देते थे। जैसे मेरे साथ जो भैया थे वो नॉनवेज वगैरह बनाते थे तो वो उनको सर्व कर देते थे। हम तो खैर नॉनवेज नहीं खाते थे, ठीक है, तो वो उनको सर्व कर देते थे। हम आज भी नहीं खाते हैं, है ना, आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो या फिर मान लीजिए हम लोग उनके यहाँ चले गए तो वो हम लोगों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते थे। तो इस टाइप का रिलेशनशिप हो चुका था। तो एक दिन रात में बैठे हम लोग, बोले दिन में तो बताएगा नहीं, ऑफिस में है, ऑफिस आवर्स में सब कोई देख रहा है तो बताएगा तो है नहीं। तो एक दिन रात को बुलाए गए हम लोग पार्टी में, आइए हम लोग रात में बैठ कर बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक और सारा प्लेटफॉर्म रेडी था। तो और वो लोग दोनों मेरे साथ जो भैया थे और वो लोग एकदम रेड कलर वाला पानी पी रहे थे, ठीक है, दोनों को चढ़ रहा था अच्छा खासा, और हम वहां पर माजा और फ्रूटी पी रहे थे और वो लोग दोनों रेड कलर वाला पानी पी रहे थे। तो बात में हम लोग पूछे उनसे कि साहू जी, मतलब उनका पूरा नाम नहीं बताएंगे, वो कॉस्ट अकाउंटेंट थे और लास्ट में नाम में साहू था। हम लोग बोले साहू जी ये जो खर्चा होता है हर महीना 25,000 किस बात का होता है? तो बोले सर, अब तो पूरा झूम रहे थे ना, बोले सर क्या बताए आपको, हम लोग का फैक्ट्री जिस साइट पे है ना उसके पीछे में ट्राइबल्स लोग रहते हैं, पिछड़े जाति के लोग रहते हैं, और वो लोग रात को 11-12 बजे फैक्ट्री गेट पे आते हैं, कपड़ा खोल के डांस करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री गेट में दे पी, ठीक है, दे डू अगड़म बगड़म, वो हर कुछ उल्टा पुल्टा हरकत करते हैं जो संस्कार के खिलाफ है। फैक्ट्री गेट में वहां पर वो हर कुछ गंदगी फैला देते हैं, दारू पीते सो अलग, मारपीट करते सो अलग। तो हम लोगों को हर महीना 20,000 रुपया उन ट्राइबल्स लोगों को देना पड़ता है शांत रहने के लिए, और बाकी का जो 5,000 रुपए देखते हैं वो तो सर चाय कॉफी नाश्ता और स्टेशनरी का खर्चा है, जिसका हम लोग अलग से हिसाब मेंटेन नहीं करते। तब हम लोगों को लगा कि ये हर महीने का 25,000 है। अब अगर कॉन्सेप्ट में जाए तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो वो जो 20,000 रुपए का ब्राइब्स दिया जा रहा था, या इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो वो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है, वो अप्रूव खर्चा नहीं माना जाता है, वो खर्चे को अप्रूव्ड नहीं माना जाता है, जेन्युइन खर्चा नहीं माना जाता है, वो पर्सनल नेचर का माना जाता है। भाई कंपनी का खर्चा थोड़ी है वो कंपनी के मालिक का पर्सनल लफड़ा है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया गया, उस केस में वो उस खर्चे को अप्रूव करवाने के लिए जनरल एक्सपेंसेस बोल के डाल देते थे। तो ये होता है जनरल एक्सपेंसेस। रियल लाइफ में लोग जनरल एक्सपेंसेस को मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट करके यूज करते हैं। आइए अदर एक्सपेंसेस में देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस के लिए क्या तोड़ निकाला गया है। अदर एक्सपेंसेस का पॉइंट नंबर सी में जनरल एक्सपेंसेस का तोड़ है। पहले पॉइंट नंबर ए और बी पढ़ते हैं। ऑल अदर एक्सपेंसेस नॉट क्लासिफाइड अंडर अदर हेड्स विल बी क्लासिफाइड। जो ऊपर में अदर हेड्स में क्लासिफाई नहीं हुआ वो यहां आएगा। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन हियर फॉर दिस पर्पस। अब देखो जनरल एक्सपेंसेस के लिए क्या बोल रहा है, एनी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स
1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹1 लाख विच एवर इज हायर नीड्स टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। कह रहा है ऐसा कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये क्या है, हायर ऑफ ₹1 लाख और 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 100 करोड़, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 100 करोड़, तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख और 100 करोड़ का मतलब क्या हो गया 1 करोड़। दोनों में जो हाइयर है यानी 1 करोड़। अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो 1 करोड़ रुपए या इससे ऊपर का है तो उसका आपको अलग से डिस्क्लोजर देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अदर एक्सपेंसेस में वो सारे का सारा जो पीएल के डेबिट में आता था सब अदर एक्सपेंसेस में आ गया। आप रीड कर लेना भाई, कैरेज, फ्रेट, रिपेयर, ये सब दिया हुआ है। और लास्ट में लिखा हुआ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, सीएसआर के बारे में बताए थे कि कंपनी जो सोशल वेलफेयर का काम करती है तो कोई कंपनी उसको अदर एक्सपेंसेस में दिखाती है और कोई कंपनी अदर एक्सपेंसेस के ऊपर एक अलग से कैप्शन देती है सीएसआर और उस वहां पर दिखाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। इस नोट्स में जो कुछ भी कंटेंट दिया हुआ है आपको अच्छे से पूरा थॉरो रीडिंग करना है और ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर न्यू चैप्टर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।